हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स ज्ञान। आई होप कि लास्ट वीडियो आपको जो है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाली आपको समझ लगी होगी। उसमें जो है हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो हेनरी फयोल के थे वो सारे कवर किए थे। और आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं बीकॉम क्लास का जो कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू कंपनी। इसमें हमारा जो है ज़रूरी नहीं कि कंपनी लॉ का ही चैप्टर खत्म फिनिश होगा हमारा। इसमें जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 1 है उनका भी जो जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर का वो सारा भी इसमें कवर हो जाएगा। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बड़े मज़े से समझेंगे। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी एंड उसकी क्लासिफिकेशन, जो उसकी जो कंपनी की जो टाइप्स होती है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग उसको जो है हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंपनी के मीनिंग की। मीनिंग कंपनी को हम जानेंगे कि कंपनी किसको बोलते हैं। कंपनी लॉ के नज़रिए से अगर हम इसको देखें तो कंपनी एक चीज़ क्या है। सो इसको समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन जो उसको समझना पड़ेगा। इस ये बोलता है यहाँ पे, देखो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये बोलता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम बात कर ले नॉर्मली कि जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स है, आपके पास जो है हैंड्स है, लेग्स है, ठीक है, आप चल फिर सकते हो, आपके पास इमोशंस है, आप खा पी सकते हो, ठीक है, आप हंसते भी हो, आप रोते भी हो। पर कंपनी जो है ऐसी नहीं है। कंपनी कभी चल फिर नहीं सकती, कंपनी के पास कोई हाथ नहीं है, कोई टांगे नहीं है उसकी, ठीक है। सो कंपनी जो है उसके पास किसी तरह के कोई इमोशंस भी नहीं है, ठीक है। सो कंपनी को अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कंपनी किसी तरह का कोई फ्रॉड करती है, किसी तरह का कोई फ्रॉड कर लिया कंपनी ने किसी के साथ, या किसी नदर पर्सन ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया, कंपनी को डिसीव किया, तो उसको जो है जस्टिस तो मिलना ही चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सारे जो है इक्वल होते हैं। सो कंपनी को भी, अगर कंपनी भी गलत कोई काम करती है, किसी तरह का कोई फ्रॉड करती है, किसी को डिसीव करती है, तो कंपनी को भी जो है सज़ा मिलती है स्टूडेंट्स। सो इसके लिए जो है हमारा कंपनी लॉ बना हुआ है। कंपनी जो है जो भी हमारे देश में जितनी भी कंपनीज है उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सो कंपनी जो है हमारी, सबसे पहले तो ये बोलता है आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको कोई हम नेचुरली जो है नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है। इन द आइज ऑफ लॉ, अगर हम लॉ के नज़र से देखें, कानून के नज़र से देखें, तो ये एक जो है एक मतलब एक नेचुरल बीइंग, ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं, मतलब एक नॉर्मल जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसकी तरह इसको ट्रीट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, इसकी एग्जांपल समझते हैं हम बच्चों। इसकी एग्जांपल क्या है, देखो, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके अंदर जो है एक मैनेजर उन्होंने रखा हुआ है मिस्टर ए। देखो, मिस्टर ए इज द मैनेजर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर अलग है। डायरेक्टर कौन है? जो कंपनी को चला रहा है, मेन जो ओनर है उस कंपनी का, उसको हमने अलग रख लिया। मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर, जिनकी कंपनी है खुद की XYZ लिमिटेड। मिस्टर एक्स की कंपनी क्या है? XYZ लिमिटेड। और मिस्टर एक्स ने जो है अब आगे एक मैनेजर को अपॉइंट किया, मिस्टर ए को। अब देखो, कंपनी का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बट हम देखते हैं कि मिस्टर ए जो मैनेजर जो है वो जो है कंपनी के साथ किसी तरह का जो है फ्रॉड करता नजर आ गया, किसी तरह का कोई फ्रॉड करता पाया गया। तो इस केस में देखो क्या होगा। कंपनी की तो एक अलग पहचान है। कंपनी भी, अब देखो, कंपनी को भी लॉ ने आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया है ना। तो अगर कंपनी के साथ भी अगर किसी तरह का कोई धोखा हो रहा है, किसी तरह की कोई चीटिंग हो रही है, कोई इसको डिसीव कर रहा है, तो कंपनी को भी तो जस्टिस मिलेगा। सो जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी को जस्टिस मिलेगा अगर उसके साथ कोई गलत मतलब उसको, कंपनी को अगर कोई डिसीव कर रहा है, कोई मतलब उसके साथ चीटिंग चल रही है कंपनी के साथ, तो उसको जो है नदर पर्सन जो चीटिंग कर रहा है कंपनी के साथ, या उसको जो है सजा जो है मिलती है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि हमारी कंपनी की डेफिनेशन में बताया गया है। सेकंड हमारा है क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ जो है इसको क्रिएट करता है। इसका एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसमें जो है इसको लीगल एंटिटी जो है मान लिया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, वही बात आ गई सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी को स्टार्ट कर रहा है पर्सन, देखो हम फिर से वही एग्जांपल पे आते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, मिस्टर एक्स जो है उस कंपनी के ओनर है। अब देखो मिस्टर एक्स जो है वो अलग है इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ मिस्टर एक्स इज अ सेपरेट पर्सन एंड कंपनी सेपरेट, कंपनी अलग है और मिस्टर एक्स अलग है। अगर कंपनी किसी तरह का कोई गलत काम करती है तो क्या होता है कि मिस्टर एक्स को जो है उस चीज की सजा नहीं होती, उसके लिए कंपनी ही जो है लाइबल होगी। अगर कंपनी किसी के पैसे अगर मारती है, किसी के मतलब शेयर्स वगैरह में लगे, उसको मतलब कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, तो उस केस में जो है मिस्टर एक्स जो है डायरेक्टर जो है कंपनी की, उनको सजा नहीं मिलेगी, सजा जो है कंपनी को ही मिलेगी। हाँ हो सकता है कि जो कंपनी की जब जांच पड़ताल होगी, जब डायरेक्टर्स की जो पता लगेगा कि डायरेक्टर कौन है कंपनी का, तो उनको भी जो है लाइबल होना पड़ेगा। सो ये तो हो गया हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है हमारा परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में क्या होता है, बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट हो गया, एडमिशन हो गया पार्टनर का, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, जिससे क्या होता है कि सारी अकाउंटिंग जो है उसमें कई तरह के जो चेंजेस जो है करने पड़ते हैं। बट इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में क्या होता है बच्चों कि अगर किसी तरह के ऐसे चेंजेस आते हैं, कोई मेंबर जो है कंपनी का मर गया, किसी की डेथ हो गई, तो उस तरह के जो चेंजेस है वो जो है कंपनी की वर्किंग को अफेक्ट नहीं करते, कंपनी की अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट नहीं करते। ये तो हो गया हमारा परपीचुअल सक्सेशन। और लास्ट हमारा इसकी डेफिनेशन का बोलता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है इसमें कि जो कंपनी है उसकी अपनी गुडविल है, कंपनी का जो है अपनी एक स्टैंप जो है प्रॉपर बनी होती है, उस स्टैंप के साथ जो है कंपनी के अगर कंपनी को किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में को साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, किसी एग्रीमेंट में आना है, तो क्या होता है कंपनी को जो है उस डॉक्यूमेंट में, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट है उसमें जो है कंपनी की जो स्टैंप जो है वो लगती है, और उसके साथ ही साथ डायरेक्टर के जो है साइन भी होते हैं। ये तो हो गया हमारा कंपनी की डेफिनेशन। सो ये इसने क्या बोला, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको जो लॉ क्रिएट करता है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस कि जिसका ओनर अलग है, ओनर डिफरेंट है और कंपनी जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद इसने बोला कि परपीचुअल सक्सेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि एडमिशन, रिटायरमेंट और किसी तरह के अगर चेंजेस ऐसे आते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे भी, उसके अकाउंटिंग के टाइम पे जो है किसी तरह का कोई इफेक्ट जो है हमारा नहीं पड़ेगा। इन द केस ऑफ एंड कॉमन सील, कॉमन सील का मैंने आपसे बात की अभी कि कॉमन सील इसकी कंपनी की जो अपनी एक प्रॉपर स्टैंप होती है, जिसको ये डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए यूज करती है। उतनी देर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के फीचर्स के बारे में। फीचर्स में इसका जो है फर्स्ट पॉइंट हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में जो जितनी भी कंपनीज है बच्चों, उन सभी को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपना कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। फिर ही उसको जो है एक लॉ लीगल एंटिटी माना जाता है। लॉ की नज़र में उसको जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है माना जाता है। फिर ही उसको जो है प्रॉपर जस्टिस मिलता है अगर उसके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो। सेकंड हमारा है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का बच्चों मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे जो मेंबर्स है वो मिलके कंपनी को बनाते हैं, कोई एक पर्सन जो है कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकता। उसके लिए भी हम बात करेंगे। अब तो नया कॉन्सेप्ट आ गया है, एक पर्सन भी जो कंपनी को फॉर्म कर सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो हमको फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद जो है देखो बोलते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन में क्या है कि देखो हमारे पास दो तरह की नॉर्मली हमें कंपनीज देखने को मिलती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है इसके 200 तक जा सकते हैं बच्चों। अगर 200 के आगे जाते हैं तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा। और पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो है हमारे पास 7 मेंबर्स जो होने चाहिए, और मिनिमम जो है हमारे 7 मेंबर्स होगी और मैक्सिमम जो है हमारे अनलिमिटेड जा सकते हैं, जितने मर्जी हो जाए वो पब्लिक कंपनी ही बन जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं बच्चों। क्या होता है कि कंपनी जो है फाइनेंस इकट्ठा करती है लोगों से, शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको शेयर्स इशू किया जाता है, और शेयर्स कर देते हैं हम इशू, और उनसे जो है पैसा जो है हमें मिल जाता है। अब देखो शेयर होल्डर्स जिसने कंपनी में पैसा लगाया वो तो फिर कंपनी के ओनर हुए, ठीक है। जब भी हमने देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक पढ़ा हुआ है हमने कि जब जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जो कैपिटल लगा रहा है, उसका जो है कैपिटल के ऊपर
उसको जिसने कैपिटल लगाई उसको जो है ओनर मान लिया जाता है। अब सिमिलरली इन द केस ऑफ कंपनी, कैपिटल कौन लगा रहा है? शेयर होल्डर्स। जब शेयर होल्डर्स कैपिटल लगाएंगे बच्चों, तो क्या होगा? कैपिटल फिर उनको ही ओनर्स माना जाएगा। सिमिलर इन द केस ऑफ कंपनी, ओनर्स जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे लोगों ने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। अब देखो बात कर ले हम डिसीजन मेकिंग की। बहुत सारे डिसीजन जो लेने होते हैं कंपनी को, जो कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो उन डिसीजन को जो है फॉलो, बहुत सारा मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए हमें सोचना पड़ता है। सो अगर इतने सारे शेयर होल्डर्स जो है अपनी ओपिनियन रखेंगे, तो शायद हो सकता है कि उनके थोड़े ओपिनियन में जो है क्लैशेस जो है हमें देखने को मिले, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज हो सकते हैं। सो इसलिए क्या होता है, एक वोटिंग सिस्टम रखा जाता है। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उनको वोटिंग करते हैं और अपने डायरेक्टर्स को जो है अपॉइंट करते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जो है कंपनी के डिसीजंस, जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन उनको लेते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है एमओए एंड एओए। एमओए का मतलब क्या है? एमओए और एओए जो है हमारे कंपनी के जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए का मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखो कंपनी का क्या है कि कंपनी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको डिफाइन करती है कि उनका कंपनी का रियल मकसद क्या है। ये सारा कुछ जो है मेंशन होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले डॉक्यूमेंट में। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कंपनी को चलाया जाएगा, उसको जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग माना जाता है। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी क्या होता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपॉइंट नहीं किया आपने, अगर उसको नहीं आप लेके चल रहे, तो फिर आपको टेबल एफ जो है कंपनीज एक्ट का, उसको फॉलो करना पड़ता है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट जो बताए जाते हैं। सो उसके बाद हमारा है सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन, डायरेक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन, प्रमोटर इज अ डिफरेंट पर्सन। हाँ, प्रमोटर का भी मैं बता दूं कि प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया लेता है, जो सारा पैसा लगा के कंपनी को स्टार्ट करता है। ठीक है। सो प्रमोटर इज अ डिफरेंट पर्सन। प्रमोटर जो है वो अलग पर्सन है, कंपनी अलग पर्सन। अगर कंपनी कुछ गलत काम कर रही है तो कंपनी खुद लाइबल होगी, प्रमोटर नहीं होगा। अगर तो ये तो हमारा हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट। ये हो गए हमारे बच्चों फीचर्स। इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लो ताकि हम आगे क्लासिफिकेशन वाला जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर सकें। बच्चों आई होप कि आप सभी ने जो है फीचर्स को नोट कर लिया होगा। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। कंपनीज को कौन कौन सी कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया, उसको अकॉर्डिंग हम कंपनीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जो है डिफाइंड है। प्राइवेट कंपनी देखो बच्चों ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 2 होने चाहिए, कम से कम जो 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो सिर्फ 200 से ज्यादा इसकी जो है कोई लिमिट हमें देखने को नहीं मिलती। ये तो होगी हमारी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का अगली बात इसकी बता दूं कि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को जो है शेयर्स इशू नहीं करती, पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज इशू नहीं करती। इसको किसी तरह का कोई प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू नहीं करना पड़ता। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी को जब शेयर्स इशू करने होते हैं उससे पहले जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें आपको बताना होता है कंपनी को कि कंपनी का मेन मकसद क्या है, उस फाइनेंस को इकट्ठा करने का, कंपनी किस मकसद के लिए जो है फॉर्मुलेट हुई है। सो ये तो हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसी तरह के शेयर्स जो है पब्लिक को इशू नहीं करती, जो प्राइवेट अपने जो मेंबर्स है उनको ही जो है शेयर्स इशू करती है, और किसी तरह का प्रोस्पेक्टस भी कंपनी इशू नहीं करती प्राइवेट वाली, और इसके जो शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये भी जो इसका ऑब्लिगेशन है। ये तो हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी। सेकंड हम बात कर ले पब्लिक कंपनी, जो इससे बिल्कुल उलट है। इससे पूरी मतलब ऑपोजिट है। कैसे? देखो पब्लिक कंपनी जो है सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो है डिफाइन की गई है। पब्लिक कंपनी क्या है? देखो पब्लिक नाम से पता लग रहा है जो कंपनी पब्लिक के लिए बनी हुई है, जो पब्लिक को शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज जो जितनी भी है सारा कुछ जो है पब्लिक को इशू कर रही है, पब्लिक को इशू कर रही है। सो उसके बाद जो है इसकी जितनी भी सिक्योरिटीज है सारी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं हम सिक्योरिटीज को। इसको प्रोस्पेक्टस भी इशू करना होता है। अगर देखो पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करनी है तो हाँ, फिर उसके लिए जो हमें प्रोस्पेक्टस है वो भी जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो मेंबरशिप है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम जो हमारे 7 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है इसमें अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं होती।
ये तो हो गया हमारा पब्लिक कंपनी। उसके बाद बच्चों हमारी आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो, कंपनी ने जो है 2 लाख शेयर्स इशू करे, 500 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर। पर शेयर अकेले पर्सन से मैं कितने पैसे ले रहा हूं, कंपनी कितने पैसे लेगी, 500 रुपीज। देखो 500 रुपीज का तो पर शेयर है, फेस वैल्यू शेयर की कितनी, प्राइस कितना है शेयर का, 500 रुपीज। अब देखो 500 में से अगर मैं, कंपनी सिर्फ 400 मंगा रही है, 400 रुपीज कंपनी ने जो है इकट्ठे कर लिए लोगों से, हाँ कंपनी को अब रिसीव भी हो गए, ठीक है। अब जो 100 रुपीज जो पेंडिंग है, उतनी लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की रह गई। शेयर होल्डर्स को अभी 100 रुपीज पे करने हैं ना, 100 रुपीज शेयर होल्डर्स को अभी पे करने हैं। सो जितनी अमाउंट शेयर होल्डर्स को अभी पे करनी, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। मतलब जितने शेयर्स मेरे पास कंपनी के रहेंगे, जितने शेयर्स मेरे पास कंपनी के होंगे, उतनी लाइबिलिटी मेरी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। सो ये तो हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसकी लाइबिलिटी जो मेंबर्स की जो है शेयर्स तक ही सीमित होती है, उसके ज्यादा नहीं होती। उसके बाद हमारी आती है बच्चों कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है बच्चों, जब हम स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि इस वाली कंपनी बहुत ज्यादा ही मतलब रेयर ही होती है, ज्यादातर इसको देखने को मिलती नहीं है हमारे इंडिया में। सो इसमें क्या होता है, जब कंपनी को स्टार्ट करना होता है ना, तो जितने भी इसके मेंबर्स है वो गारंटी देते हैं, कंपनी को गारंटी देते हैं कि हाँ जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होने लगेगी ना, तो उसके जितने भी डेट्स है, डेट्स मींस उसका जितना भी जो कर्जा है, उसका जो कितना कितना हम पे करेंगे। कोई कहेगा मैं 1 लाख तक दे सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 2 लाख तक पे कर सकता हूँ। सो ये तो हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इतनी अमाउंट वाइंड अप के टाइम पे करनी पड़ती है मेंबर्स को, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जितना लॉस हो रहा है कंपनी को उतना आपको बियर करना ही पड़ेगा। ये तो होगी हमारी कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद हम बात करें बच्चों ओपीसी। ये एक नई प्रकार की कंपनी है जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 62 में जो है डिफाइन करी गई है। ओपीसी नाम से पता लग गया, 1 पर्सन कंपनी। इसको एक पर्सन जो है वो स्टार्ट कर सकता है। सिर्फ एक पर्सन के साथ जो कंपनी स्टार्ट की जाएगी उसको हम ओपीसी बोलेंगे। ओपीसी को अगर हमने देखो, ओपीसी अगर हमने फॉर्मुलेट करनी है, उसके लिए कुछ कंडीशंस जो है हमें फॉलो करनी पड़ती है। वो कंडीशंस कौन कौन सी होती है, देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि जो भी पर्सन ओपीसी को स्टार्ट करने वाला है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। वो एलियन पर्सन ना हो, मतलब फॉरेन में रिजाइड ना करता हो। फॉरेन का कोई पर्सन जो है हमारे देश में आके ओपीसी को फॉर्मुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसका जो है एक नॉमिनी जो है हायर, जो लीगल हायर जो उसको जो अपॉइंट करना पड़ता है। थर्ड इसका है जो उसकी पेड अप कैपिटल है ना, वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा ना हो, ठीक है। और इसका जो फोर्थ जो इसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं चार्टर्ड कंपनी की। चार्टर्ड कंपनी जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सारी चार्टर्ड कंपनी, जब एक कंट्री के मुनार द्वारा जो है एक स्पेशल चार्टर के अकॉर्डिंग किसी कंपनी को जो है स्टार्ट किया जाए, उसको हम चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं बच्चों। उसके बाद आती है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, जब पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेचर में जो है हम एक मतलब एक्ट को पास करके किसी कंपनी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी सारा काम करेगी अपना, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारे ये कंपनी, इसके जो आरबीआई जो हमारी, ये एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, जो पार्लियामेंट में जिसका एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो चलते हैं, इसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। लास्ट हमारी बचती है बच्चों रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी किसी प्रकार की कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो जिसको हम रजिस्टर करवा लेते हैं, उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी बोल सकते हैं। नाउ ये हमारा टॉपिक जो मीनिंग, फीचर्स और क्लासिफिकेशन वाला था वो फिनिश हो गया। आई होप कि आप सभी को ये जो समझ लगा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा इस वीडियो को। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।